Alright, now let's discuss the next topic, that is एंग्लो-फ्रेंच राइवलरी, मतलब दुश्मनी। इन दोनों के बीच में, एंग्लो एंड फ्रेंच के बीच में क्या दुश्मनी थी, क्या बात थी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो देयर वर द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश एंड फेलियर ऑफ द फ्रेंच। अब बेसिक सा पॉइंट है कि यहाँ पे फ्रेंच हार क्यों गए एंड ब्रिटिश जीत क्यों गए। तो कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स थे जो यहाँ पे इस काम को कंट्रीब्यूट कर रहे थे फ्रेंच को हारने में एंड ब्रिटिश की जीतने में। तो उस फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि कहाँ किस वजह से फ्रेंच यहाँ से हारी थी। सो द फ्रेंच कंपनी वॉज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, सो इट हैड टू ऑब्टेन अप्रूवल फॉर ऑल द एक्शन, वाइल द ब्रिटिश कंपनी वॉज फ्री टू टेक ऑल इट्स डिसीजन। तो बेसिकली पहला फैक्टर क्या था, फ्रेंच कंपनी को कोई भी काम करने के लिए अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था, बट वहाँ पे ब्रिटिश क्या थी, वो पूरी डिसीज़न करने के लिए हमेशा से अपने आप को फ्री थी। वो सारा डिसीजन कंपनी खुद ही करती थी। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, जैसे डच का जो डिक्लाइन हुआ था जब उनकी गवर्नमेंट ने उनके काम में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। बाय द वे डच बहुत अच्छा काम कर रही थी इंडिया में, बट जब उनकी गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया तो वहाँ पे डच का डिक्लाइन होना स्टार्ट किया। सेम यहाँ पे फ्रेंच के साथ भी यही हुआ। फ्रेंच को कोई भी एक्शन लेना हो इंडिया में तो उनको अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता, तो परमिशन की वजह से उनको लेट हो जाता था। वहीं सेम ब्रिटिश के लिए क्या था, वो अपने सारे डिसीजन के लिए फ्री थे। इस वजह से वो यहाँ पे फ्रेंच का हारने का एक कारण तो ये बना। ओके, नेक्स्ट क्या था, द ब्रिटिश हैड मोर ट्रेडिंग सेंटर्स दैन द फ्रेंच, बट एंड ब्रिटिश के पास काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग सेंटर थे फ्रेंच के कंपैरिजन में। तो सेकंड रीज़न तो ये था। एंड थर्ड, द ब्रिटिश पोसेस नेवी सुपीरियर टू दैट ऑफ फ्रेंच, एंड जो ब्रिटिश के पास जो नेवी पावर थी, नेवी यानी जो सिर्फ पानी में लड़ने वाले जहाज़ थे, वो काफ़ी अच्छे थे, सुपीरियर थी जाकि कंपैरिजन ऑफ फ्रेंच। जो फ्रेंच के जहाज़ थे उनसे काफ़ी अच्छे थे ब्रिटिश के पानी वाले जहाज़, यानी लड़ाई करने में। तो इसकी वजह से ये लोग हारे। ना फोर्थ वन, द ब्रिटिश ट्रेड फ्लरिश्ड बेटर देन द फ्रेंच, दस अलाउिंग द मोर रेवेन्यू एंड अनकीप ऑफ द आर्मी। तो बेसिकली जो ब्रिटिश का ट्रेडिंग था, ये बिज़नेस था, बहुत अच्छा चल रहा था, जिसकी वजह से इनका जो पैसा था, काफ़ी पैसा कमा रहे, जिसके ऊपर ही अपनी आर्मी को बहुत अपडेट रखते थे। उनकी जो डेवलपमेंट था आर्मी का बहुत मेंटेन रखा करते थे। इस वजह से द फ्रेंच कंपनी वाज मोस्टली डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट फॉर अ ग्रांट। तो बेसिकली वहीं पे फ्रेंच कंपनी क्या थी, वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहती थी कि वो कुछ पैसा दें ताकि आर्मी को इम्प्रूव करें। तो बट इस वजह से उनकी आर्मी भी कमज़ोर हो गई ब्रिटिश के सामने। नाउ ब्रिटिश ऑफिसर वर बेटर ट्रेंड एंड मोटिवेटेड एज़ कम्पेयर टू द फ्रेंच ऑफिसर। तो वहाँ के जो ऑफिसर थे ब्रिटिश के, बहुत मोटिवेटेड थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली थी उनको। जो कंपैरिजन फ्रेंच के ऑफिसर थे उनके कंपैरिजन काफ़ी लो क्वालिटी, यानी बहुत लो बेटर क्वालिटी ट्रेन थे। तो ये सारे फैक्टर एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के बीच में इनको हारने का मेन कारण बना था, फ्रेंच के इस इंडिया की ट्रेडिंग में उनका रोल ख़त्म होने में। ओके, अब आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्क्वेस्ट, यानी बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे उन्होंने कंट्रोल करके पूरी इंडियन इकोनॉमी पे ही कंट्रोल कर लिया। क्योंकि उस समय का जो हम कहते हैं सेंटर हुआ करता था इंडियन इकोनॉमी का, वो था हमारा बंगाल। तो इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया, बंगाल पे कब्जा किया था। बंगाल पे कंट्रोल करने के बाद इनके पास पूरा कंट्रोल आ चुका था इंडिया पे, क्योंकि मेन सेंटर हुआ करता, क्योंकि बंगाल पे ही सारे रॉ मटेरियल, सारा कुछ ट्रेडिंग का सारा कुछ भी यहीं से होके जाता था। अब देखते हैं लेकिन कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल ये करते कैसे, इन्होंने बंगाल पे कब्जा किया कैसे। तो स्टार्ट करते हैं। While the Carnatic Wars were going on, the East India Company was keen on annexing Bengal as it was one of the most fertile and richest province. जैसा कि कर्नाटिक वॉर चल रहा था फ्रेंच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, उसी बीच के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लान बनाया कि बंगाल को भी कब्जे में करना है, अनेक्स करना, मतलब कब्जे में करना है, क्योंकि बंगाल बहुत बहुत फर्टाइल एंड रिचेस्ट प्रोविंस था। बहुत मतलब कहते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें, कहते हैं ग्रोथ, प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, यानी अमीर राज्य, जहाँ पे हर एक चीज़, रॉ मटेरियल, सारा कुछ प्रोडक्शन बहुत अच्छी मात्रा में उस राज्य में था। प्रोविंस मतलब राज्य होता है। ओके, ऑल्दो द कंपनी हैड अ फ्लोरिशिंग ट्रेड इन बंगाल, तो इनका जो ट्रेडिंग था बंगाल में काफ़ी बढ़ रहा था, काफ़ी तेज़ से कंपनी का बढ़ रहा था बंगाल में भी। सो द रूलर ऑफ बंगाल केप्ट स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द यूरोपियन एंड रेसिस्टेड द फोर्टिफिकेशन ऑफ यूरोप। और जो बंगाल के जो रूलर थे उस समय के, उन्होंने इन कंपनी बहुत अच्छा कंट्रोल रख के रखा था, एंड जो यूरोपियंस थे उनको बना करके रखा था कि आप लोग अपनी कंपनी पे फोर्टिफिकेशन नहीं करोगे। फोर्टिफिकेशन मतलब चारों तरफ दीवारें नहीं खड़ी करोगे कंपनी के, ठीक है, घेराबंदी नहीं होनी चाहिए। तो उस पर जो बंगाल के रूलर थे बहुत अच्छा कंट्रोल करके रखा था। ओके,
सो इन 1770 फारूक सियार, अब 1717 में फारूक सियार की बात आती है। द मुगल एम्पायर ग्रांटेड देम द राइट टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड। अब फारूक सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दे दी कि आप लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड करो बिना किसी पे के कस्टम ड्यूटी के, मतलब कस्टम ड्यूटी की, कि मतलब आपको कोई ड्यूटी देनी नहीं है, मतलब आने जाने में कोई टैक्स नहीं भरना। सो हाउ एवर सम ऑफिशियल ऑफ द कंपनी वर ऑल्सो इंगेज इन private trade and using this facility they start paying duty on their private trade too। तो इसका जो बेनिफिट कुछ अपने जो ऑफिसर्स थे उन्होंने अपना इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। उन्होंने प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट करते इस पर भी इन्होंने ड्यूटी देना बंद कर दिया। दिस रिजल्टेड इन द इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू इन बंगाल। इसकी वजह से जो बंगाल का रेवेन्यू था काफ़ी हद तक कम हो गया, क्योंकि भाई कोई अगर टैक्स पे नहीं करेगा तो सरकार के पास पैसा आएगा कहाँ, सरकार के पास पैसा आएगा नहीं तो डेवलपमेंट के काम कैसे होंगे। तो ये चीज़ें कुछ बहुत हद तक अफेक्ट की बंगाल की गवर्नमेंट को। सो एट दिस टाइम बंगाल वॉज रूल्ड बाय मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन औलाई एंड अलवर्दी खान। 3 रूलर थे समय बंगाल में, ठीक है। एक मुर्शिद कुली खान थे, सुजाउद्दीन थे एंड अलवर्दी खान थे। सो दे ट्राई टू कीप द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी इन चेक। उन्होंने क्या कहा, चलिए ऑफिशियल कंपनी को थोड़ा ध्यान में रखते हैं ये काम कैसे करते हैं। तो अलवर्दीन खान लिस्टेड 2 कंडीशन विच द कंपनी हैड टू ओबे एंड लॉज इट्स राइट टू ट्रेड इन बंगाल। तो जो हमारे उस समय के अलवर्दी खान थे उन्होंने कंपनी के सामने 2 कंडीशन रखी जिसकी वजह से कंपनी को उनकी बातें माननी होगी कि जो ट्रेड था राइट में बंगाल में वो किसके कंडीशन पे रहेगा, किसके हाथ में रहेगा। तो कंडीशन क्या थी सुनते हैं आप लोग। द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी इंगेज इन प्राइवेट ट्रेड शैल बी पे कस्टम ड्यूटी। कहा पहला क्या था कि जो ऑफिशियल कंपनी के यानी जो ऑफिसर हैं वो जो इस प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व है उनको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, यानी टैक्स पे करना पड़ेगा कोई भी ट्रेडिंग करते समय। तो पहले कंडीशन तो ये थी। सेकेंड, द कंपनी सेल नॉट एक्सटेंड इट्स फोर्टिफिकेशन, यानी कंपनी अपना फोर्टिफिकेशन यानी घेराबंदी बढ़ाएगी नहीं, जितना है उतने पर रखेगी। तो ये 2 कंडीशन जो वहाँ के बंगाल के रूलर थे हमारे अलवर्दीन खान, इन्होंने कंपनी के सामने रखी। द कंपनी हैड हाउएवर बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर दिस टाइम। लेकिन टाइम तो बदल चुका था, कंपनी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत अच्छी आर्मी थी, तो इनको इस बात को ना मानने के लिए बहुत बड़ा रीज़न नहीं था। टू एक्सपेंड ट्रेड एंड सिक्योर मार्केट दे नाउ डिसाइडेड टू एनेक्स मोर टेरिटरीज। तो बट उनका माइंड अब था कि हमारे पास पावर भी है, आर्मी भी है, तो इन गधों की बात माने की, मतलब ऐसे राजाओं की बात माने कि जो हमारे ही ऊपर जिंदा है, हमारे ऊपर ही सर्वाइव कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि इनको साइड में करो, चलो पूरे इंडिया पे कुछ और टेरिटरीज मतलब राज्य को कब्जे में लेते हैं। तो इन्होंने अलग से प्लान बनाया कि अब बहुत हुआ है, इन लोगों से परमिशन लेना, इन लोग से बात करना, अब पावर हमारे हाथ में, जो मन कहे हम जिस राज्य के चाहें जीत सकते हैं लड़ाई करके। तो इन्होंने इस पावर को डिसाइड किया चलो एनेक्स करते हैं टेरिटरीज ऑफ इंडिया को और भी। गॉट इट। सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इन्होंने कौन कौन से राज्य पे हमला करते हैं, कौन कौन से राज्य को अपने कब्जे में लेते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑल राइट।